अब रटने की जरूरत नहीं। ऑडियो विजुअल मेमोरी टेक्निक। सोने से पहले सुनो, याद अपने आप होगा। कल्पना कीजिए हजारों साल पहले के एक ऐसे समाज की जिसने बिल्कुल सीधी ग्रिड लाइनों वाले शहर बसाए हों। मतलब एक ऐसा समाज जहां घरों में बेहतरीन ड्रेनेज व्यवस्था थी और जहां हर निर्माण में बिल्कुल एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। हाँ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बिल्कुल। लेकिन फिर होता यह है कि अचानक वो पूरी की पूरी सभ्यता इतिहास के पन्नों से गायब हो जाती है और उसकी जगह लेता है एक ऐसा समाज जिसने उन शानदार पक्के शहरों के बजाय कच्चे गांवों को चुना, जो कि पहली नजर में देखने पर एक रिवर्स गियर जैसा लगता है। हाँ, एग्जैक्टली। अब हम सोचेंगे कि ये तो पीछे की तरफ जाना हुआ, लेकिन रुको, इसी ग्रामीण समाज ने फिर ऐसे गहरे दार्शनिक विचारों की रचना कर दी जो आज भी मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सही कहा। मतलब वास्तुकला या आर्किटेक्चर में पीछे जाना, लेकिन फिलॉसफी और साइंस में हजारों साल आगे निकल जाना। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर एक सभ्यता ऐसा असाधारण मोड़ कैसे ले सकती है। आज हम पक्की ईंटों से लेकर जीवन, ब्रह्मांड और भौतिकवाद के सबसे गहरे सवालों तक के इसी रोमांचक सफर में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए। और आपकी एक्साइटमेंट बिल्कुल जायज है। देखिए, ये सच में मानव इतिहास के सबसे दिलचस्प मोड़ों में से एक है। हम अक्सर क्या करते हैं ना, इतिहास को बस राजाओं की वंशावली या युद्धों की एक नीरस सूची मान लेते हैं। हाँ, स्कूल की किताबों की तरह। बिल्कुल। लेकिन जब हम जमीनी सबूतों को करीब से देखते हैं तो ये असल में इंसानी दिमाग और प्रकृति के बीच चल रही एक बहुत ही जीवंत और खतरनाक जद्दोजहद की कहानी बन जाती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है उस ठोस सबूत से जिसे आज भी छुआ जा सकता है, सिंधु घाटी की वो पक्की ईंटें। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चकरा देती है। मतलब जब हम सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो ये कोई मिथ या कहानी नहीं है। रेडियो कार्बन डेटिंग, जो कि कार्बन 14 के क्षय को मापने वाली एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक तकनीक है, वो स्पष्ट रूप से बताती है कि ये सभ्यता आज से हजारों साल पहले, लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच अपने एकदम चरम पर थी। जी बिल्कुल। मुझे वो कहानी याद आ रही है जब 1920 के दशक में इसकी पहली बार खोज हुई थी। दुनिया तो यही मानकर बैठी थी कि सबसे पुरानी शहरी सभ्यताएं केवल मिस्र या मेसोपोटामिया में थी। भारत में अचानक से जमीन के नीचे से एक पूरा का पूरा शहर निकल आना, वो इस समय के इतिहासकारों के लिए कैसा रहा होगा? वो एक भूचाल से कम नहीं था। 1921 में जब दयाराम साहनी और बाकी पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की और बाद में सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इसकी घोषणा की, तो उसने रातों रात भारत के इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। माइंड ब्लोइंग। आज भी अगर आप किसी नए शहर को बसाते हैं तो बिना लेजर लेवलिंग और आधुनिक उपकरणों के एक ग्रिड सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, आज के शहरों में भी ट्रैफिक जाम और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उन लोगों ने अपने शहर बिल्कुल सटीक ग्रिड की तरह बसाए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थीं। रुको, बिना मॉडर्न सर्वेइंग टूल्स के ग्रिड, ये प्रैक्टिकली कैसे संभव है? यही तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है ना। उनका गणित और ज्योमेट्री का ज्ञान असाधारण रहा होगा। और केवल सड़कें ही नहीं, उन्होंने टाउन प्लानिंग के ऐसे नियम बनाए थे जो आज भी हैरान करते हैं। लोथल जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो घरों के दरवाजे कभी भी मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। अच्छा, तो कहाँ खुलते थे? वो पीछे गलियों में खुलते थे ताकि मुख्य सड़क का शोर और धूल घरों के अंदर ना आए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आज की किसी हाई एंड गेटेड कम्युनिटी जैसा लगता है, जहां प्राइवेसी और शांति का पूरा ध्यान रखा जाता है। और अगर हम उनके निर्माण की बात करें तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार या जो ग्रेट बाथ है, वो तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी, सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर है वो। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और अगर मैं इसे इमेजिन करूं तो ये आज के किसी मॉडर्न टेनिस कोर्ट जितना बड़ा एक स्विमिंग पूल था। इसे बाकायदा पक्की ईंटों से बनाया गया था और पानी को रिसने से रोकने के लिए उसमें बिटुमिन या डामर की परत लगाई गई थी। बिल्कुल वाटरप्रूफिंग के लिए। हाँ, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थीं, कपड़े बदलने के कमरे थे और पानी निकालने की एक बहुत ही सटीक व्यवस्था थी। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही प्रीमियम कम्युनिटी स्पा था जहाँ किसी खास मौके पर लोग जमा होते थे। वो कम्युनिटी स्पा वाली जो आपने तुलना की ना, वो बहुत सटीक है, क्योंकि वो केवल नहाने की जगह नहीं थी, वो उनके सामाजिक और शायद धार्मिक जीवन का केंद्र था।
लेकिन यहाँ एक और परत है जो इसे रहस्यमयी बनाती है। वो क्या? देखिए, इतने बड़े इलाके में मतलब कालीबंगा के जुते हुए खेतों से लेकर लोथल के व्यापारिक बंदरगाहों तक हर जगह एक जैसी ईंटें मिल रही हैं, एक जैसे माप तौल के बाट हैं और एक जैसी ग्रिड व्यवस्था है। ये किसी बहुत ही मजबूत सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर इशारा करता है। हाँ, क्योंकि बिना किसी स्ट्रिक्ट रूल के लोग अपने मन से एक ही साइज की ईंटें तो नहीं बनाएंगे ना। बिल्कुल नहीं, कोई तो अथॉरिटी रही होगी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस सभ्यता ने सब कुछ इतना स्टैंडर्डाइज किया, उनकी लिपि को, उनकी भाषा को हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। उफ, ये बात मुझे सच में बहुत परेशान करती है। मतलब वो लोग अपनी दीवारों पर, अपनी मोहरों पर क्या लिख कर गए हैं हम वो देख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं जानते। इसे शायद भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि कहते हैं ना? हाँ, पिक्टोग्राफिक। और मैंने सुना है इसके लिखने का तरीका भी तो बहुत अजीब था। हाँ, इसे पौस्ट्रोफेडॉन शैली कहते हैं। अब इसे समझने के लिए एक खेत की कल्पना कीजिए, जहां एक बैल हल जोत रहा है। ओके। वो बैल पहले दाएं से बाएं जाता है, फिर मुड़कर बाएं से दाएं वापस आता है ना? सिंधु घाटी के लोग भी बिल्कुल ऐसे ही लिखते थे। पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन जस्सूस के नीचे बाएं से दाएं। ओ, तो वो पेन नहीं उठाते थे, बस जिगजैग लिखते जाते थे। एग्जैक्टली। और चूंकि हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें पक्के तौर पे नहीं पता कि उनका कोई राजा था या कोई समिति शासन करती थी या कोई पुरोहित वर्ग था। हम केवल उनके छोड़े गए भौतिक साक्ष्यों से उनके समाज का अंदाजा लगाते हैं, जो कि एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। लेकिन फिर एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर उनका सिस्टम इतना परफेक्ट था, इतनी शानदार ड्रेनेज थी, ग्रिड्स थे, तो ये सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? क्या कोई बाहरी हमला हुआ था जिसका हमें पता नहीं है? देखिए, पुराने समय में कुछ थ्योरी जरूर बाहरी हमलों की बात करती थी, लेकिन आज के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो किसी अलग ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे मजबूत कारण प्रकृति का प्रहार माना जाता है, विशेषकर भयानक बाढ़। उन्होंने तो नदियों के पास ही शहर बसाए थे ना? वही तो दिक्कत थी, नदियां अपना रास्ता बदल रही थी। मोहनजोदड़ो जैसे शहर तो शायद कई बार बाढ़ में उजड़े और फिर से उसी मलबे पर बसाए गए। अंततः शायद जलवायु परिवर्तन, नदियों के सूखने या बार बार बाढ़ आने से ये विशाल शहरी ढांचा ढह गया और लोगों को वहां से हमेशा के लिए पलायन करना पड़ा। और यहीं से कहानी वो अजीब मोड़ लेती है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। बाढ़ या पलायन के बाद हम एक ऐसे युग में प्रवेश करते हैं जो ईंटों के उन शानदार शहरों से निकलकर वापस प्रकृति और ग्रामीण जीवन की ओर मुड़ता है, यानी हमारा वैदिक काल। जी, ये बात मुझे हमेशा बहुत अजीब लगती है। मतलब इतिहास तो आगे बढ़ता है ना, तो ये लोग पक्के घरों और शानदार ड्रेनेज सिस्टम से निकलकर वापस झोपड़ियों और कबीलों में क्यों आ गए? ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी मर्जी से एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी छोड़कर वापस किसी दूर दराज के फार्म हाउस पे बसने का फैसला कर लिया हो। हाँ, बाहर से देखने पर ये पीछे जाना लग सकता है, लेकिन ये पीछे जाना नहीं था, बल्कि ये एक बदलती हुई दुनिया के साथ तालमेल बिठाने का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। सर्वाइवल मैकेनिज्म कैसे? देखिए, जब शहरी व्यापार का नेटवर्क टूट गया तो जीवित रहने के लिए कृषि और पशुपालन ही एकमात्र रास्ता बचा था। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब ये नया समाज विकसित हो रहा था, जिसे हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, तो उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थीं। अच्छा। ये एक ग्रामीण और काफी हद तक घुमंतु समाज था। बड़े बड़े प्रशासकों की जगह अब समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल ने ले ली थी। आपको बड़े शहरों की जरूरत नहीं है अगर आप लगातार मूव कर रहे हैं। पॉइंट है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी। शहरी सुख सुविधाओं के न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो बौद्धिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे। बिल्कुल नहीं। बल्कि बाल विवाह जैसी कोई प्रथा भी नहीं थी उस समय। विधवा विवाह भी संभव था। और गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र तो बहुत ही शानदार है। हाँ, वो तो लेजेंडरी हैं। वो बड़े बड़े दार्शनिक सम्मेलनों में जाकर ज्ञान और तर्क के आधार पर बड़े बड़े ऋषियों को चुनौती देती थीं, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। यही बात तो इस ग्रामीण सभ्यता को खास बनाती है। वहां ईंटों के महल भले ही ना हो, लेकिन विचारों की और खुलेपन की कोई कमी नहीं थी। हालांकि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार आज के नजरिए से बहुत ही हैरान करने वाला था। वो कैसे? उनके लिए जमीन या सोना सबसे बड़ी संपत्ति नहीं थी। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था बस एक जानवर के इर्द गिर्द घूमती थी, और वो थी गाय। गाय? मतलब उस समय गाय होना आज के समय में बैंक में भारी भरकम बैलेंस होने या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जैसा था। एग्जैक्टली। सोचकर देखिए, एक ऐसा समाज जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके लिए जमीन के एक टुकड़े का क्या मोल है।
कुछ नहीं। हाँ, जमीन तो आप साथ लेकर नहीं चल सकते। बिल्कुल। उनके लिए ऐसी संपत्ति चाहिए जो उनके साथ चल सके, जो दूध दे सके और जीवन का आधार बन सके। ऋग्वेद में युद्धों के लिए गविष्टि शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गविष्टि, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है गायों की खोज। मतलब दो कबीले जमीन पर कब्जे के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की गायें छीनने के लिए बाकायदा युद्ध कर रहे थे। जिसके पास सबसे ज्यादा गायें होती थीं, उसे समाज में सबसे धनी या गोमत माना जाता था। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम लगता है उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की रफ्तार को एक झटके में तेज कर दिया। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक नई धातु की एंट्री होती है। जी, लोहे की खोज, जिसे प्राचीन ग्रंथों में श्याम अयस कहा गया है। अब आप मुझे ये समझाइए कि महज एक धातु के मिल जाने से कोई समाज पूरी तरह कैसे बदल सकता है? इसे समझने के लिए हमें उस समय के भूगोल को देखना होगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से तांबे और कांसे का इस्तेमाल करती थी। हाँ, ब्रॉन्ज एज। राइट। कांसा अच्छा होता है, लेकिन उससे गंगा के मैदानों के घने और कठोर जंगलों को काटा नहीं जा सकता, और वहां की मिट्टी बहुत सख्त थी। लेकिन लोहे ने यह असंभव काम मुमकिन कर दिया। अच्छा, तो लोहे से उन्होंने जंगल साफ किए? हाँ, लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से भयानक जंगल साफ किए गए। लोहे के फाल वाले हलों से जमीन की बहुत गहरी जुताई संभव हुई, जो कांसे से कभी नहीं हो सकती थी। आहा, तो इसका मतलब है कि अब खेती केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर होने लगी। और जब आपके पास एक्स्ट्रा अनाज मतलब सरप्लस फूड होने लगता है, तो आपको खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। आप एक जगह टिक कर रहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही वो मैकेनिज्म है जिसने घुमंतु जीवन को खत्म कर दिया। अब वो लोग गायों के पीछे भागने के बजाय वापस जमीन से जुड़ गए। जो छोटे छोटे कबीले या जन थे, वे अब एक जगह बसकर जनपद बनने लगे। और मेरा मानना है कि जब इंसान के पास खाने की प्रचुरता हो जाती है, जब कल क्या खाएंगे इसकी चिंता खत्म हो जाती है, तभी उसका दिमाग सच में आज़ाद होता है। 100%। जब पेट भरा होता है, तभी इंसान तारों की तरफ देखता है, ब्रह्मांड के बारे में सोचता है। और शायद इसीलिए इसी कृषि क्रांति के ठीक बाद हमें भारत में प्राचीन दर्शन और ज्ञान का एक ऐसा विस्फोट देखने को मिलता है जो सच में दिमाग चकरा देता है। वो एक बौद्धिक स्वर्ण युग था। भारतीय दर्शन की जो 6 मुख्य प्रणालियां हैं, जिन्हें हम षड्दर्शन कहते हैं, उनका विकास इसी समय हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक बातें नहीं कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? वे प्रकृति, भौतिकी और मनुष्य के अस्तित्व के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे थे, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ। महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन ही ले लीजिए। जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ी थी। ये दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है। लेकिन कणाद यही नहीं रुके। जी नहीं, उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। हाँ, उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं, तो एक ऐसा समय आएगा जब वो कण और छोटा नहीं हो पाएगा। उन्होंने उस निर टूटने वाले कण को परमाणु कहा। मतलब आज मॉडर्न साइंस जिस एटम और क्वांटम थ्योरी की बात कर रही है, महर्षि कणाद हजारों साल पहले उस कंसेप्ट को समझा रहे थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई तुक्का नहीं था। ये शुद्ध तर्क और ऑब्जर्वेशन का परिणाम था। कणाद का ये परमाणु सिद्धांत ये बताता है कि उस समय का समाज चीजों को कितनी गहराई से एनालाइज कर रहा था। इसी तरह महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन भी है। सांख्य दर्शन, इसमें क्या खास है? ये सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है जो आत्मा और पदार्थ यानी प्रकृति को बिल्कुल अलग मानता है। ये एक बहुत ही परिष्कृत लॉजिकल सिस्टम था जिसने बाद के कई विचारों को जन्म दिया। लेकिन इन सब में जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था चार्वाक या लोकायत दर्शन, जिसके प्रवर्तक बृहस्पति थे। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि प्राचीन भारत पूरी तरह से बस धार्मिक कर्मकांडों में डूबा हुआ था, लेकिन चार्वाक दर्शन तो पूरी तरह से भौतिकवादी या मटीरियलिस्टिक था। बिल्कुल, एकदम एक्सट्रीम मटीरियलिज्म। ये लोग स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, यहाँ तक कि ईश्वर को भी नहीं मानते थे। इनका सीधा सा फंडा था कि जो दिखाई नहीं देता, जो महसूस नहीं होता, वो है ही नहीं। इसी वजह से इन्होंने आकाश को भी तत्व मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे छुआ या महसूस नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके लिए सिर्फ 4 ही तत्व थे। और इनका वो मशहूर वाक्य है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर भी घी पियो,
आज का जो मॉडर्न योलो यू ओनली लिव वंस कल्चर है, जहां लोग क्रेडिट कार्ड पर दुनिया घूम रहे हैं, ये तो उसी का एंशिएंट वर्जन है। उस योलो वाली तुलना को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज का योलो शायद सिर्फ मजे करने के बारे में है, बिना सोचे समझे। लेकिन चार्वाक का विचार उस समय के स्थापित समाज और वेदों के वर्चस्व के खिलाफ एक बहुत बड़ा वैचारिक विद्रोह था। एक रिबेलियन की तरह। बिल्कुल। वे कह रहे थे कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, जो है यही जीवन है, इसलिए इसे बिना किसी डर या किसी धार्मिक अपराध बोध के जियो। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय के समाज ने उन्हें ऐसा कहने दिया। वाओ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। टॉलरेंस का लेवल देखिए। एग्जैक्टली। एक ही समाज में एक ही समय पर वेदों को प्रामाणिक मानने वाले आस्तिक दर्शन भी चल रहे थे, और ठीक उनके बगल में चार्वाक जैसे वेदों को नकारने वाले पूरी तरह से नास्तिक दर्शन भी खुलकर फल फूल रहे थे। उन पर कोई बान नहीं लगा। अमेजिंग। इसके अलावा एक आजीवक संप्रदाय भी था, जिसकी स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। आजीवक नियतिवाद या फेटलिज्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, मनुष्य की कोई आज़ादी या फ्री विल नहीं है, आप कुछ भी कर लें, जो होना है वही होगा। ये तो सच में विचारों का एक पूरा का पूरा सुपरमार्केट है। एक तरफ शुद्ध विज्ञान, दूसरी तरफ चरम भौतिकवाद और तीसरी तरफ नियतिवाद। विचारों की इतनी आज़ादी तो आज के समय में भी दुर्लभ लगती है। और ये आज़ादी बस हवा में नहीं पनप रही थी, इसके पीछे भी वही मजबूत अर्थव्यवस्था थी। जैसा कि हमने पहले बात की, लोहे की खोज और खेती के विस्तार ने समाज को बहुत अमीर बना दिया था। इकोनॉमी इज किंग हमेशा। और इतिहास का नियम है कि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो सत्ता का सेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है। वो जो छोटे छोटे जनपद थे ना, वो अब अपनी ताकत बढ़ाकर और आसपास के इलाकों पर कब्जा करके महाजनपद बन रहे थे। यहाँ से हम दक्षिण भारत के उस दौर में पहुंचते हैं जिसे मैं अक्सर एक विशाल चेस बोर्ड या रणनीतिक बोर्ड गेम कहती हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, जो कि महात्मा बुद्ध के जन्म से ठीक पहले का समय है, ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप 16 बड़े महाजनपदों में बंट चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन सभी 16 राज्यों की एक पूरी लिस्ट भी मिलती है। आपका वो चेस बोर्ड वाला जो रूपक है वो बहुत ही सटीक है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई नॉर्मल खेल नहीं था। इस बोर्ड पर 16 महत्वाकांक्षी राजा बैठे थे और दांव पर लगी थी गंगा के मैदानों की सबसे उपजाऊ जमीनें, व्यापार के नए रास्ते और लोहे की खदानें। बिल्कुल। मगध, कौशल, गंधार, वत्स्य, ये सब इस बोर्ड के अलग अलग मोहरे थे। मगध की राजधानी राजगृह थी, कौशल की श्रावस्ती और गंधार की तक्षशिला। हर किसी की अपनी सेना थी, अपनी कूटनीति थी और अपने राज्य को फैलाने की भूख थी। और इस पूरे खेल में अगर कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा तो वो मगध था। मगध ही क्यों? क्योंकि मगध केवल अपनी कूटनीति से नहीं जीता, बल्कि भूगोल यानी ज्योग्राफी उसके साथ थी। उसकी जो राजधानी थी राजगृह, वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो उसे एक प्राकृतिक किला बनाते थे। दुश्मन आसानी से हमला नहीं कर सकता था। एक नेचुरल डिफेंस। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मगध के पास प्रचुर मात्रा में लोहे की खदानें थी, और उस जमाने में जिसके पास लोहा था उसके पास सबसे अच्छे हथियार थे, और वही इस चेस बोर्ड का असली विजेता बनने वाला था। मेक सेंस। ये 16 महाजनपद कोई छोटे मोटे राज्य नहीं थे। ये सिंधु घाटी की उन पक्की ईंटों से शुरू हुए सफर का वह शिखर था जहां एक पूरा पॉलिटिकल एम्पायर आकार ले चुका था। ये सच में एक ऐसा सफर है जो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से भी ज्यादा थ्रिलिंग है। चलिए एक बार रुककर देखते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा। हमने देखा कि इंसान कैसे खुद को बार बार बदलता है। मोहनजोदड़ो के उस शानदार ग्रिड वाले शहर से निकलकर एक ऐसे वैदिक समाज में जाना जहां गाय ही सबसे बड़ा बैंक बैलेंस थी। बिल्कुल। और फिर एक धातु यानी लोहे के मिलने से कैसे समाज वापस जमीन से जुड़ गया। पेट भरा तो दिमाग चला। कणाद ने परमाणु ढूंढ निकाला और चार्वाक ने कह दिया कि जिंदगी एक ही है, इसे खुलकर जियो। और फिर यही लोहा और यही विचार आगे चलकर 16 महाजनपदों के विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गए। ये सिर्फ इतिहास की एक नीरस टाइमलाइन नहीं है, ये इंसानी दिमाग के लगातार इवॉल्व होने और मुश्किलों से लड़कर नए रास्ते बनाने की कहानी है।
और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है। आज हम 21वीं सदी में बैठकर जिन बहसों में उलझे हुए हैं ना, कि क्या पैसा ही सब कुछ है, क्या जीवन का कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, या क्या सब कुछ पहले से ही तय है, हाँ, ये तो हम रोज सोचते हैं। तो ये वही सवाल हैं जिन पर हजारों साल पहले चार्वाक, आजीवक और सांख्य दर्शन के विचारक बहस कर रहे थे। तकनीक बदल गई है, हमारे कपड़े बदल गए हैं, लेकिन इंसान के मूल सवाल और उसकी उलझनें आज भी बिल्कुल वही हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे समाप्त किया। और इसी के साथ हम आज के इस गहरी चर्चा के अंत पर पहुंच गए हैं। लेकिन खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर सुनने वाले हम सबको सोचना चाहिए। हमने आज देखा कि कैसे चीजों का मतलब समय के साथ पूरी तरह बदल जाता है। वो कैसे? जैसे वैदिक काल में नदियां, जैसे सबसे पवित्र मानी जाने वाली सरस्वती और सबसे ज्यादा उल्लिखित सिंधु नदी, वो जीवन का आधार थीं। उनके लिए नदियां साक्षात देवता थीं, पूजनीय थीं। लेकिन कुछ ही सदियों बाद जब महाजनपद काल आया तो उन्हीं नदियों का मतलब बदल गया। अच्छा, उनका फोकस शिफ्ट हो गया। हाँ, अब नदियां राजनीतिक सीमाएं बन गईं और साम्राज्यों के बीच व्यापार का एक जरिया मात्र रह गई। प्रकृति से महज एक पॉलिटिकल टूल तक का ये बदलाव बहुत कुछ कहता है इंसान के बारे में। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, अगर आज से 3000 साल बाद कोई भविष्य का पुरातत्वविद हमारी आज की दुनिया की खुदाई करे, तो हमारी आज की कौन सी रोजमर्रा की चीज उन्हें हमारी पवित्र संपत्ति लगेगी और कौन सी चीज उन्हें महज एक राजनीतिक उपकरण नजर आएगी? ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास की परतों के नीचे छिपी इन शानदार कहानियों पर ऐसे ही सवाल उठाते रहिए। दोस्तों, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमें फॉलो जरूर करें। ल्यूसेंट का नेक्स्ट पार्ट जल्द आ रहा है।